अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ शहर से है, जहां आजमगढ़ शहर के बागेश्वर नगर स्थित कृष्णा कॉलेज में बाबू बागेश्वर यादव जी की जयंती समारोह का आयोजन शुक्रवार को किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों द्वारा और जयंती में आए हुए सम्मानित नागरिकों द्वारा स्वर्गीय बाबू जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर खबरों नजर चैनल से बातें करते हुए स्वर्गीय बाबू बागेश्वर यादव जी के पौत्र और आम आदमी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष राजेश यादव एडवोकेट ने क्या कहा है, और दूसरी तरफ दीवानी कचहरी के अधिवक्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए क्या बातें कही है, वो भी आपको दिखाते हैं। राजेश यादव जी, आज स्वर्गीय बाबू बागेश्वर यादव जी की जयंती है, जो अवसर पर क्या प्रतिक्रिया है? सर्वप्रथम मैं इस कृष्णा विद्यालय परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाने की कड़ी में आज यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। और ये जो दौर था बागेश्वर जी का, वो उस दौर में सत्ता के खिलाफ, शासन के खिलाफ आवाज़ उठाना या व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाना एक कठिन काम था, और उस काम को उन्होंने बखूबी किया। हालांकि ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी, मात्र 45 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया। लेकिन जब आज हम शासन, सत्ता और अत्याचार के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, डर जाते हैं, कहीं ना कहीं भयभीत हो जाते हैं, भले हम कितने ऊंचे पद पर हम बैठे हों, भले हम किसी सदन के मेंबर हों, तब बागेश्वर जी की याद आती है। तब उन्हें याद करते हैं लोग कि उस दौर में जब संसाधन भी नहीं थे, पद भी नहीं था, तब कैसे बागेश्वर जी ने लोगों को इकट्ठा करके और ये लड़ाई आगे बढ़ाया। तो आज उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि अत्याचार के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, और किसी के विरुद्ध जहां अत्याचार हो रहा हो, खड़े होने के लिए ये पूरा समाज तैयार है। कि जिस तरह से नफरत की राजनीति का बोलबाला चल रहा है, खड़ा तो होना पड़ेगा, क्योंकि नफरत से तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। और हिंदुस्तान की पहचान है अनेकता में एकता। यहाँ हर 50 किलोमीटर में बोली बदल जाती है, धर्म बदल जाता है, पहनावा ओढ़ावा बदल जाता है। तो अगर हमारी इस पहचान को तोड़ने का प्रयास कोई सरकार करे या कोई नेता करे, तो निश्चित तौर पर यह देश के साथ गद्दारी है। और देश के साथ जहां गद्दारी होगी, वहां देशभक्त तो बोलेंगे, खड़े होंगे, और खड़े हो भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जेलों में, बोलने की वजह से जेलों में हैं। तो सत्ता जब भी बेलगाम हुई है, तो लोग, भारत माँ है ये, भारत माँ में के तमाम सपूत हैं, ये सपूतों से भरी पड़ी है, और विरोध होगा, जेल जाएंगे लोग, तो संघर्ष होगा, और फिर भारत में नए भारत का उदय होगा। तो ऐसे में आप लोकतंत्र और संविधान को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये भारत का जो इतिहास है, उसको देखने से, अगर हम इतिहास के विद्यार्थी रहे हों, आप सब लोगों ने पढ़ा है, तो भारत का जो इतिहास है वो बड़ा ही स्वर्णिम है। और यहाँ पर गांधी जी, नेहरू जी, सरदार भगत सिंह लगायत गरम दल और नरम दल, दोनों तरह की धारा यहाँ पर चली है, और दोनों धाराओं से मिल करके यह हिंदुस्तान कायम हुआ है। तो निश्चित तौर पर जब गरम की आवश्यकता होगी, तो आपको गरम लोग दिखाई पड़ेंगे, निकलेंगे, रोकेंगे, ये जो नफरत है इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है जेल जाना पड़े, हो सकता है कि कुछ और नुकसान उठाना पड़े, लेकिन नरम और गरम जिस तरह से यह भारत का इतिहास रहा है, वो चलेगा। और भारत को खत्म करने की जो साजिश जिन लोगों के दिमाग में है, वो अब मैं बता दूं कि वो दिमाग से उसको निकाल देना ही बेहतर है। क्योंकि भारत में जितना सम्मान हिंदू का भारत ने किया, उतना ही सम्मान मुसलमान का किया, उतना ही सम्मान ईसाई का किया, उतना ही सम्मान सिखों का किया।
तो सबको इस देश ने सम्मान दिया है और सबका सम्मान कायम रखना इस देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। साथियों, आज हम लोग जिस महापुरुष की जयंती यहाँ मना रहे हैं, उस महापुरुष ने ऐसे दौर में समाज के लिए लड़ाई लड़ी जिससे पूरे समाज का फायदा हुआ। जैसा कि हमारे छोटे भाई राजेश यादव ने चंद्रजीत यादव, रामनरेश यादव का नाम लिया, तो यह लोग उनके साथ कुछ दिन कार्य किए थे, उनके विचारों से ओतप्रोत थे। रामनरेश यादव और चंद्रजीत यादव को मौका मिला तो माननीय बागेश्वर यादव के विचारों को फैलाने का काम उन लोगों ने किया। माननीय रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो माननीय बागेश्वर यादव के विचारों की ही देन थी कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद के बिना परवाह किए, बिना लोगों से कुछ जाने सुने, यहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोगों को 14% का आरक्षण दे दिया और वह आरक्षण देने का उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अगर जैसे कि तैसे रहे होते तो उनकी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नहीं गई होती, लेकिन उन्होंने आरक्षण दिया। बागेश्वर जी के विचारों से ओतप्रोत थे, उनको मुख्यमंत्री पद की अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। साथियों, वह दौर दूसरा था। समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे चंद्रजीत यादव और रामनरेश यादव रहे उनके साथ, वैसे ही कोई मौर्य समाज से उनके साथ पढ़ा लिखा वकील रहा होता, चौहान बिरादरी का कोई उनके साथ पढ़ा लिखा तेज तर्रार वकील रहा होता, कुर्मी समुदाय से रहा होता, तो उनकी जो उनके विचारों की जो ज्योति थी जो वह पूरे देश में फैल गई होती। और जब यह सारे लोग रहे होते उनके संपर्क में, तो शायद आज पिछड़े वर्ग के लोगों की यह दुर्दशा नहीं होती है। आज पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, नौकरी से दूर होते जा रहे हैं। मात्र उनके लिए आजादी के पहले वाला समय आ गया है। जैसे आजादी के पहले लोग अनाज के लिए दौड़ते थे कि हमको अनाज मिल जाए, हमारे परिवार का 1 महीने का भोजन चल जाए, कोटे पर दौड़ते थे। आज देश की आधी आबादी 81 करोड़ 86 लाख लोग, 46 लाख लोग, 81 करोड़ 46 लाख लोग 10 किलो गेहूं 5 किलो चावल के लिए ये अपनी लाइन कतार लगाए हैं, कतार लगाए हुए। और वे लोग न तो शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, न तो अपना हक राजनीति में मांग रहे हैं, न तो नौकरी में मांग रहे हैं, न तो व्यवसाय में मांग रहे हैं। मात्र उनके लिए 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल पहले जैसे था 15 अगस्त 1947 के पहले, वैसे ही लाइन में अपना जो झोला और बोरा लगा लेकर के लाइन में कतार लगाकर खड़े हो जा रहे हैं। और ये जो सरकार है, वह सरकार अभी आप देखे होंगे कहा कि 5 साल इसको और बढ़ा दिया जाए। भाई 5 साल इसको क्यों और बढ़ा दिए, क्या कारण है? इतने देश, आधी आबादी देश की जो है इतना गरीब हो गई कि वह अपने खाने का इंतजाम नहीं कर पा रही है, वह हाथ फैलाई है सरकार के सामने। तो देश की हालत जो है दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। लेकिन जिस समय ने बाबू बागेश्वर यादव ने संघर्ष छेड़ा था, उस समय भी देश की हालत बदतर थी। लेकिन वैसे समय में ये जाकर के घूम घूम करके
यादव ही नहीं, सारे समाज के लोगों के बीच में कहते थे कि आप अपने लड़के को पढ़ाइए, तभी मैं आपके दरवाजे पर आऊंगा, तभी मैं आप लोगों के घर खाना खाऊंगा, पानी पीऊंगा। इस तरह की आवाज उठाते थे। और जब तक समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, पढ़ लिख करके होशियार नहीं होंगे, तब तक उनको अपने हक और अधिकार की जो यह है क्या आवश्यकता, हमारा हक अधिकार कहाँ है, वह नहीं जान पाएंगे। ये जितने भी अनपढ़ और गंवार टाइप की महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, वही लोग 10 किलो और 5 किलो के लिए पूरा लाइन लगाए। और उसमें आप देखेंगे तो तमाम पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जातियों के लोग भरे पड़े हुए हैं। इनको राजनीति से न तो कोई मतलब है, न तो शिक्षा से मतलब है, न तो नौकरी और व्यवसाय से कोई मतलब है। लेकिन आप जब दूसरी तरफ देखेंगे तो अभी सन 2014 के पहले इस देश में अमीरों का जो माप है, जो पैमाना है, उस पैमाने के अनुसार इस देश में 65 थे अमीर। लेकिन 14 के बाद जब ये सरकार बनी है भाजपा की, तो उन अमीरों की संख्या हो गई है 136। एक तरफ अमीरों की संख्या बढ़ रही है और इधर गरीबों की संख्या भी बढ़ रही है। दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हमारे समुदाय के भाई, हमारे वर्ग के लोग इन बातों को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, और उनके न समझने के लिए कुछ हम लोगों की भी कमियां हैं। हम लोग अपने तक ही सीमित रह गए। माननीय बागेश्वर यादव मात्र अपने परिवार तक सीमित रह गए होते तो बहुत बड़ा बंगला सिधारी पर और वहाँ जो बबुरा धौना के पास उनका गांव है का मसीह बीर महुआ में बहुत बड़ा बंगला तैयार कर लिए होते। लेकिन आप मसीह बीर महुआ में जाएंगे, देखेंगे तो आज भी माननीय बागेश्वर यादव का कच्चा घर उसी तरह से खपड़ैला पड़ा है। सिधारी पर भी वैसा ही पड़ा था। यह तो राजेश यादव, इनके भाई जब वकालत किए और नौकरी किए, तब अपना कुछ रहने के लिए मकान उकान बनवाए। बकिया माननीय बागेश्वर यादव ने अपने लिए नहीं कुछ बनाया था, समाज के लिए दौड़ते थे, समाज के लिए बनाते थे। और हम लोगों की दशा ये हो गई, चाहे हम लोग वकील हों, चाहे मास्टर हों, चाहे कोई भी हो, अपने परिवार तक हम लोग सीमित रह गए। हम लोग बागेश्वर यादव के विचारों की बात 10-20 या 2000-4000 में एकत्रित होकर के अपनी बात कह लेते हैं। लेकिन हम लोग न तो कभी पिछड़े वर्ग की चौहान बस्ती में गए, न तो हम राजभर बस्ती में गए, न मौर्या के यहाँ गए, न कुर्मी के यहाँ गए, न सोनकर के यहाँ गए, न पासवान के यहाँ गए। ऐसी जातियों के यहाँ हम लोग कभी जाते नहीं हैं। और हमारे प्रतिनिधि तो समझिए कि वहाँ जाना तो दूर है, उनको सिर्फ अपना इलेक्शन जीतने की चिंता रहती है। वहाँ पर इन बस्तियों में जाकर, जहाँ पर माननीय बागेश्वर यादव ने शिक्षा की अलग जगाई थी कि आप अपने बच्चों को विद्यालय भेजो, तभी तुम्हारी उन्नत होगी। लेकिन आजकल के जो विधायक हैं, सांसद हैं, आज ऐसी बस्तियों में जाकर के उनके लड़कों को शराब पिलाने का काम करते हैं। तमाम लड़के शराबी हो जा रहे हैं। उनको इस बात का डर है कि अगर ये लड़के पढ़ लेंगे या शिक्षित हो जाएंगे तो शायद कल हमारी विधायकी और सांसदी चली जाए। यह पूरे देश और प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। अब जिसका चल रहा है, जिस व्यवस्था का चल रहा है, यह तो भाजपा कांग्रेस ये तो नाम है, एक व्यवस्था है देश में, वही सरकार चला रही है। जब चाहेगी तब कांग्रेस की सरकार बनवा देगी, वह व्यवस्था जब चाहेगी तब भाजपा बनवा देगी। उसकी मर्जी है और उसी की मर्जी के हिसाब से यह सब नौकरी करते हैं। कहने के लिए तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कम से कम
यह विधायकों की संख्या 200 बैकवर्ड अनुसूचित की जात की, अनुसूचित जनजात की यह ज्यादा है। सरकार बनाने लायक है, लेकिन वह कहने भर के। उनको इस तरह की ट्रेनिंग दे दी गई है कि जब आप अपने लोगों को जागरूक करोगे, पढ़ाने लिखाने का काम करोगे, तब तुम्हारी कल सांसदीय और विधायकी चली जाएगी। लेकिन माननीय बागेश्वर यादव आजमगढ़ में एक टीम बनाए थे। एक बैकवर्ड के कौन शर्मा जी थे, अनुसूचित जात के सुरजन राम जी थे, राम विनय शर्मा जी थे, पिछड़ी जात के नेता, शर्मा मतलब नाई बिरादरी के। और जाकर के ये तीनों लोग कहीं यह नहीं परहेज करते थे किसके यहाँ जाना, सारे वर्ग के, सारे समुदाय के लोगों के यहाँ जाकर के कहा करते थे कि अपने बच्चों को शिक्षित करो। और जब ये हमारे समाज के लोग शिक्षित हुए तो आने वाली पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को लाभ मिला, राजनीति में लाभ मिला, नौकरी में, व्यवसाय में लाभ मिला। लेकिन लाभ लेने वाले अपने ही तक सीमित रह गए, माननीय बागेश्वर यादव के विचारों को आगे प्रसारित नहीं कर पाए। तो साथियों, अगर हम माननीय बागेश्वर यादव की तरह से, राम विनय शर्मा की तरह से, सुरजन राम की तरफ से गांव-गांव में घूम नहीं सकते हैं, दूरी तक जाकर के अपने विचारों का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम जितने पढ़े लिखे अपने भाई बंधु आते हैं, अन्य बिरादरियों को लोग, कम से कम उनसे ही कहा जाए कि आप लोग अपने रिश्तेदारों के, अपने समुदाय के लोगों को कम से कम इतना तो जरूर कहें कि शिक्षित, पहला काम है शिक्षित। और यही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते थे, जिस बात को माननीय बागेश्वर जी कहते थे। माननीय बागेश्वर यादव शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देते थे कि आप लोग पढ़ाइए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी यही बात कहा करते थे। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य था, पिछड़े वर्ग के लोगों का दुर्भाग्य था, मात्र आजमगढ़ का ही नहीं, पूरे देश के पिछड़े वर्ग के लोगों का दुर्भाग्य था कि बड़े ही कम समय में माननीय बागेश्वर यादव जी हम लोगों के बीच से चले गए। यही सबसे बड़ा दुख है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय बागेश्वर यादव जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इनके चरणों में अपना शीश नवाता हूं तथा इनके विचारों को प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे संचालक महोदय और यहाँ उपस्थित सभी अधिवक्ता साथियों और तमाम प्रबुद्ध वर्ग के साथियों, आज हम जिस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे। उन्होंने सामाजिक समरसता और पिछड़ों दलितों के हितों की लड़ाई अपने पूरा जीवन पर्यंत लड़ते रहे। और इसके पहले भाई राजेश जी जो आप बाबू बागेश्वर जी के पौत्र से विस्तार से बता रहे थे, ये सही था कि जिस पद चिन्हों पर हम लोगों को चलना चाहिए था, उनके कारवां को, उनके किए गए कार्यों को हम लोगों को समाज में आगे बढ़ाना चाहिए था। और उस दौर में हम लोगों की संख्या और समाज के प्रति सोचने, समझने और कारवां को आगे बढ़ाने का जो संख्या बल था वो कम था। इसके बाद भी उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा, आज हम सब लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। यह सही बात है कि हमारे जनपद में उनके बाद से तमाम नेता बड़े हुए, कुछ लोगों ने उनके चिन्हों पर चलने का काम किया, कई बार सरकारें रही। हम लोगों के अंदर ये भावना और प्रबल होनी चाहिए ताकि जो है सामाजिक समरसता और जो पिछड़ों दलितों के ऊपर अन्याय हो रहा है इस वक्त, उसको लड़ाई लड़ने में हम सबकी भागीदारी और सहभागिता होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। और जैसा कि मैं भी महसूस कर रहा हूं कि आज जिस महापुरुष की
जयंती मनाई जा रही है। आज पूरा जनपद ऐसा कोई नहीं है जो न जानता हो उनके विषय में। आज जो हम लोगों की उपस्थिति है वो बहुत ही कम है। ये हम लोगों के लिए सही बात है कि ये सोचनीय है। और जो बाबू बागेश्वर जी ने अपने जीवन काल में छोटी छोटी चीजों पर गौर किया, चाहे समाज में जो कुरीति रही हो, जो बताए होंगे लोग कि चाहे जो हमारे समाज के लोग कुछ ऐसे काम करते थे जिनको रोकने का उन्होंने काम किया, और समाज के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, शिक्षा के प्रति जागरूकता कैसी आएगी, हमेशा वो इस बात पे एक सजग प्रहरी के रूप में हमारे समाज को, दलितों को, पिछड़ों को वो संदेश देते गए। और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उनको जो भी कठिनाइयां सहनी पड़ी होंगी उस दौर में, वो मैं समझता हूं कि सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं। और आज हमारा संख्या बल, हमारा अधिवक्ता साथी, हमारे नेता साथी और समाज में तमाम हमारे लोग जो आज बहुत पढ़े लिखे आगे हो गए हैं, उनके कारवां को हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और यही सच्ची श्रद्धांजलि बाबूजी को होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाज। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।